अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ रूमी। आज 10 नवंबर दिन है इतवार का, और आज जो है वो काफ़ी ख़बरें हैं। इस वक्त हकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं और हकूमत इस वक्त बड़ी परेशान दिखाई दे रही है, और इस परेशानी का जो आलम है वो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कल जो सवाबी में तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है, उससे इस हकूमत की नींदें उड़ गई हैं। और अब ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ पर जो है 2000 या 1500 लोग आए थे बस और जलसा नाकाम हो गया, बल्कि इन्होंने हर तरह की कोशिश की जलसे को नाकाम करने की, जलसे में ना पहुँच पाएँ लोग। और इन्होंने डिफरेंट जगह से जो है मोटरवेज़ को, जीटी रोड्स को ब्लॉक किया, बंद किया। पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। कराची से जो काफ़िले आ रहे थे, अली आदिल शेख जो कि सिंध के पीटीआई के सदर हैं, उनके काफ़िले को बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हर ज़िले में, हर सिटी के अंदर उनको जो है पुलिस से जो है बचना पड़ा। पुलिस के साथ जो है उनकी जो है उनको एहतजाज करना पड़ा। उन्होंने किस तरीके से वो जो है रुकावटों को पार किया, ये सब भी आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब हम ये भी बताएं कि जिस तरीके से ये हुकूमत इस वक्त इक़दामात कर रही है, और उससे तो ज़ाहिर है, यही लगता है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो सरेंडर कर चुकी है। और हुकूमत जो है अब कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रही है जिससे उनकी हुकूमत को बचाया जा सके, उनकी कुर्सी बच सके, उनके जो केसेस हैं वो दबे रहें। और जिस तरीके से उन्हें जुडिशली को अपने ताबे किया है, अब वो जो है निज़ाम को, आवाम को अपने ताबे करने के लिए कुछ अहकामात जारी कर रही है। इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 144 नाफिज कर दी गई है, एमरजेंसी लगा दी गई है। हर तरह की जलसे जुलूस रैलियों पर पाबंदी है। उसके अलावा जो है भारी नफरी पुलिस की तैनात है, क्योंकि कल सवाबी के जलसे ने एकदम गेम को चेंज कर दिया है। जो ये लोगों के ये ख्वाब देख रहे थे कि अब जो है तहरीक इंसाफ जो है वो टूट चुकी है, तहरीक इंसाफ का वर्कर अब नहीं निकलेगा और तहरीक इंसाफ के जलसे नाकाम हो जाएंगे और अब एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसका सबूत कल सवाबी जलसे ने दे दिया है। भरपूर अंदाज में जो जलसा हुआ है, लाखों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे पंडाल में, और तहरीक इंसाफ की मुकम्मल क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। और तमाम लोगों का ही जो खिताब था वो एक जोश, वलवला और हैरत अंगेज़ था, क्योंकि इससे पहले ये जोश, ये वलवला देखने में नहीं आया था जब से खान साहब जेल में गए हैं। अब खान साहब के जेल में जाने के बाद ये पहला ऐसा जलसा है जो कि जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और ये जलसे के अंदर जो है इंतज़ामिया जो थी, पंजाब हुकूमत जो थी, पंजाब गवर्नमेंट जो थी, पंजाब पुलिस जो थी, उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया कि लोग जो हैं वो जलसे में ना पहुंच सके, लेकिन इनके तमाम हरबे जो हैं वो नाकाम हुए, इनको मुंह की खानी पड़ी। और ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ड्यूटियां ही कर पाए और किसी तरह भी ये जलसे को जो है वो रोक नहीं पाए हैं। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर ने जो ऐलान किया है, जो इमरान ख़ान के हवाले से, कि इमरान ख़ान ने जो है वो लॉन्ग मार्च और धरने का जो ऐलान किया है, अब उसकी तारीख आना बाकी है। लिहाजा हमारे ज़राए के मुताबिक अगले हफ्ते या इतवार को वो तारीख का जो है ऐलान हो जाएगा। और उसके बाद, क्योंकि इस दफ़ा जो तैयारी है वो ऐसे लगता है कि वो फ़ाइनल तैयारी है इमरान ख़ान को रिहा कराने की, क्योंकि इस वक्त आवाम जो है बड़ी जोश में है। आवाम से कल जब इंटरव्यूज़ हुए, आवाम ने बताया, जलसे के शिरका ने बताया कि अब
सवाबी के पीके में तो हमारी अपनी हुकूमत है, तो यहाँ जलसे जलूस करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर जलसा जलूस और धरना और लॉन्ग मार्च करना है तो पिंडी इस्लामाबाद की तरफ करो, वहाँ पर करो, अडयाला में जाके करो। और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम जो है अब रबड़ की गोलियां भी खाएंगे, शेलिंग का सामना भी करेंगे, लाठियों का सामना भी करेंगे, लेकिन हम अब अपने खान को आज़ाद ज़रूर कराएंगे। अब जो है दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ऐलान होते ही जो हुकूमत की जो सफ़े हैं उसमें मातम बिछ गया है, और इस वक्त इस वक्त हुकूमत के जो हाथ पांव हैं वो फूले हुए हैं। हुकूमत को समझ नहीं आ रही है कि अब उन्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि उनका हर बयानिया उनका हर बात गलत साबित हुआ है। क्योंकि 9 मई का बयानिया बनाकर उन्होंने जिस तरीके से खान को इंगेज किया, उनको इतने 200 से ऊपर केसेस के अंदर जो है उनको फंसाया, फिर उसके बाद जिस तरीके से उनके पार्टी का निशान छीना गया, 8 फरवरी को धांधली की गई, किस तरीके से फार्म 45 को रिजेक्ट करके फार्म 47 इशू किए गए, किस तरह से आरओ को मैनेज किया गया, किस तरीके से काजी फाइज ईसा ने सहूलत फराम की, इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने किस तरीके से सहूलत फराम की। ये तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बाद भी इस वक्त हुकूमत जो है वो चैन की नींद नहीं ले पा रही है। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत को ये भी परेशानी है कि एक तो ये इंसान किस मिट्टी से बना है जो जेल में बैठा। हम अगर 4 दिन जेल में बैठें तो हम लोग को कोई डील ऑफ़र होती है तो हम फ़ौरन वो डील को एक्सेप्ट करके और मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये शख्स जो है 1 साल से ऊपर हो गया है, ना टूट रहा है ना डील कर रहा है, हर तरह की सख्ती करके देख ली है, उसको कैदियों का आम खाना देकर देख लिया है, उसको अंधेरे में रख कर देख लिया है, उसको गंदा पानी देकर देख लिया है, उसे मतलब हर तरह की अजियत दे के मेंटली टॉर्चर करके देख लिया है, उसकी फैमिली को उठाकर देख लिया है, लेकिन वो शख्स है कि टूटने का नाम नहीं ले रहा है, और उस शख्स का नाम है इमरान खान नियाज़ी। अच्छा, दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं कि जेनेवा के अंदर इस वक्त सूरत हाल बड़ी तफ्शीशनाक हुई जब यहाँ वज़ीर आला जो यहाँ पर किसी बंदे को भी जो अपने ऊपर तनकीद नहीं करने देती हैं और फ़ौरन इंतकाम की सियासत उनका जो है वो एक हरबा है और वो इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जिनीवा में वो नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो आवाम के हत्थे चढ़ गई, और वहाँ पर उन्होंने आवाम ने जो है उनकी अच्छी खासी जो है खातिर तवाज़ा की है, और उन्हें चोर और करप्ट और फार्म 47 की हुकूमत जाली वज़ीर आला के खिताब से नवाजा गया है, और ये सब कुछ वायरल हो चुका है। लिहाजा अब बताएं हम आपको कि काजी तो काजी था, अब स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिनीवा में भी मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को भी जो है वो अब एहतजाज का सामना करना पड़ गया है। तो अब हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि अब उनकी वैल्यू, उनकी औकात इस वक्त आवाम के दरमियान क्या रह गई है। तो मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि अब जो स्विट्ज़रलैंड में एहतजाज किया गया है, लिहाजा वहाँ भी जो है सबसे पहले नादरा को कहें कि वहाँ पे जो है वो करें इन्वेस्टिगेशन और लोगों को नॉमिनेट करें कि कौन लोग थे एहतजाज के अंदर, ताकि उनके पासपोर्ट, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकें। अब हालात इस कदर ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त IMF ने जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है हिला के रख दिया है। अब टैक्सेस के अंदर इजाफ़ा किया जाएगा और महंगाई आपके सर पर मंडला रही है, और ये हुकूमत जो अब समझें कि कुछ दिनों की रह गई है, इसको हुकूमत ने जब हुकूमत आई तो इन्होंने हमें बताया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था और हमने आके बचाया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि तमाम ममालिक ने पाकिस्तान को कर्जा देने से मना कर दिया है।
اور جو اپنا پیسہ ہمارے ملک میں رکھواتے تھے اکاؤنٹس کے اندر تاکہ ہم بعد میں لے لیں گے، یہ رکھوائیں آپ رول کریں اسے اور بعد میں جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم اسے لے لیں گے، تو اب وہ رول کرنے کے لیے بھی ڈپازٹ جو ہے پاکستان کے پاس نہیں ہے، اور پاکستان کو نہ دینے کا اعلان کیا ہے تمام ممالک نے۔ اب پاکستان کے لیے صورتحال کافی نازک ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب چائنا جو ہے وہ سی پیک کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ چائنا اور موجودہ حکومت میں جو ہے اب ایک رنجش پیدا ہو گئی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ کچھ بیانات ہیں، یہ لوگ ان کے لیے صحیح کہا تھا ایک شخص نے کہ یہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب چین جو ہے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، چین پاکستان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا ہے، ہر محاذ پر اس کی ہیلپ کرتا ہے، ہر جگہ آپ کو اپنی خدمات دیتا ہے، لیکن اس وقت موجودہ حکومت نے اس کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر لیے ہیں۔ اس وقت سی پیک خطرے کے اندر ہے۔ ہمارے پاکستان سے چند سو کلومیٹر کا یہ سی پیک سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ اور پاکستان سے جو ڈیم فنڈ کے پیسے جمع ہوئے تھے سپریم کورٹ کے فنڈ میں، وہ بھی اب گورنمنٹ نے، وفاقی حکومت نے مانگ لیے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اب وہ وزارت خزانہ کو دیے جائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت سب سے پہلے تو یہی حکومت چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ڈیم فنڈ کے پیسے جو ہیں وہ کرپشن ہو گئی ہے، وہ ختم کر دیے ہیں، وہ ہیں نہیں، اور وہ پیسے کہاں گئے، کہ کون لے گیا، کچھ نہیں پتہ۔ لیکن اب انہوں نے وہ پیسے مانگ لیے ہیں، کیا اب وہ آسمان سے پیسے آ گئے ہیں یا زمین سے نکل آئے ہیں، سمجھ سے باہر ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے صرف الزام لگا دیتے ہیں، بات اپنے منہ سے کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی وضاحت دینے کے لیے پھر انہیں 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے الیکشن، اس کی بھی تلوار لٹک رہی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جو اس حکومت کے لیے قبول کرنا تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن انہیں قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جس طریقے سے اب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مداخلت برداشت نہیں کریں گے، تو میں خواجہ آصف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب آپ مداخلت آپ کیسے برداشت نہیں کریں گے؟ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے۔ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کو صرف انہوں نے وہ مداخلت تو دور کی بات ہے، وہ اگر ایک ٹویٹ کر دیں گے، آپ کو ایک ای میل وصول ہو جائے گی تو آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے اور آپ اسی وقت خان کو رہا کریں گے، اور جو وہ امریکہ گورنمنٹ مانگے گی آپ اسے دیں گے۔ یہ یاد رکھیے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی اوقات کتنی ہے اور آپ کے سہولت کاروں کی اوقات کتنی ہے، اور آپ کے جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ایم این ایز ہیں، جو آپ کی سپورٹنگ جماعتیں ہیں، ان کی اوقات کیا ہے۔ اس وقت سارے ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ ملک سے باہر جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اب جو ہے کوئی کسی لمحے بھی گیم چینج ہو سکتی ہے، تو اگر پاکستان میں ہوئے تو شاید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو لہٰذا ملک سے باہر رہنا ہی اس وقت جو ہے وہ مناسب ہے۔ اور دیکھنا یہی تھا کہ ایک چھوٹی سی سرجری کے لیے وہ گئی تھی، لیکن اب وہاں پتہ چلا ہے کہ جی کوئی میجر بیماری نکل آئی ہے، تو اب ٹائم لگ سکتا ہے۔ جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب 1-1.5 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ پہ چلے گئے ہیں، تو یہ تمام اوچھے ہتھ کنڈے ہیں عوام کو پاگل، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اور اپنے لیے سہولت کاری کرنے کے لیے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ میں پھر آپ کے ساتھ جو ہے ہم شیئر کریں گے مزید خبریں۔ جب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان پائندہ آباد۔ اللہ حافظ۔ کاشف رومی کو دیجیے اجازت۔ 24 پوائنٹ نیوز دیکھتے رہیے اور اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کریے اور زیادہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔